इशिता पहली बार अपने दादाजी के गांव रतनगढ़ आई थी और इस समय वो उनकी पुश्तैनी हवेली में थी। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, मन करता है यही रह जाऊं। तभी उसे बाहर से बैंड बाजे की आवाज सुनाई देने लगी। ओहो, लगता है किसी की बारात जा रही है। उसने उठकर खिड़की से देखा तो सामने से 4 आदमी डोली उठाए गली से गुजर रहे थे। अरे वाह, डोली आज के जमाने में। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट किया। अरे टीना का वीडियो कॉल। उसने कॉल रिसीव किया। कैसी हो दीदी? टीना, माँ, पिताजी, यहाँ सब बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी यहाँ आ जाइए। हम सब मिलकर यहाँ कम से कम 1 महीने रहेंगे। ठीक है बेटा, अगली बार हम सब साथ में चलेंगे। देखो माँ, आपको कुछ दिखाती हूँ। ये कहकर इशिता ने खिड़की खोली, लेकिन अरे कहाँ गई? क्या था दीदी? कुछ आदमी बैंड बाजे के साथ एक डॉली लेकर जा रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई बात नहीं दीदी, अब की बार कुछ ऐसा दिखे तो वीडियो बना लेना। इशिता ने अपने परिवार से काफी देर बात की और उसके बाद बेड पर लेटकर रील्स देखने लगी। करीब 1.5 घंटे बाद उसको झपकी सी आई थी, लेकिन तभी अरे ये क्या? उसे बैंड बाजे और शहनाई की आवाजें आने लगी। अब किसकी बारात जा रही है इतनी रात में? उसने उठकर खिड़की से देखा, जो सामने का मंजर बहुत ही अजीब था। एक डोली को उठाए हुए 4 आदमी उसके ही घर की तरफ आ रहे थे। ये देखकर इशिता हैरान रह गई। ये मेरे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं? उसने अपना मोबाइल उठाया, लेकिन उसका मोबाइल बंद हो गया। हे भगवान, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। दरवाजे की तेज धमधमाहट इशिता के दिल को दहला रही थी। तभी तेज शोर करता हुआ दरवाजा खुला और उसके कमरे में पहुंचे वही 4 आदमी जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। उन सभी के चेहरे काले नकाब से ढके थे। उन्होंने आगे बढ़कर इशिता को उठा लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो! वो इशिता को उठाकर घर के बाहर ले गए और उसको उस डोली में बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने डोली उठाई और आगे बढ़ गए। इशिता ने झांक कर देखा तो वो उसे लेकर एक कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। वो डोली से निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर पैर निकाला, उसे एक जोरों का झटका लगा। ये चारों उसे लेकर कब्रिस्तान में पहुंचे और फिर उन्होंने इशिता को डोली से बाहर निकाला तो वो आसानी से बाहर निकल आई। छोड़ो मुझे! इन्होंने इशिता को जमीन पर लिटा दिया और लेटते ही उसके हाथ पैर मानो उसके काबू में नहीं थे। वो उठना चाहती थी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका डर उसकी चरम सीमा पर था। अगले ही पल उसके साथ वो हुआ जिसे सोचकर भी हम लोगों की रूह कांप जाए। उन चारों आदमियों ने कब्र से एक मुर्दा निकाला और फिर उसे इशिता के ऊपर लिटा दिया। इशिता की चीख कब्रिस्तान में गूंज गई और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगले दिन इशिता की लाश कब्रिस्तान में पाई गई, जो पूरी तरह से सड़ी हुई थी। उसके ऊपर वो मुर्दा भी पड़ा हुआ था। इशिता के माता पिता उसकी मौत से बहुत शोक में थे और उसकी छोटी बहन टीना को भी उसकी मौत का बहुत दुख था। इशिता की चिता उनकी आंखों के सामने जल रही थी। पिताजी, दीदी तो रात को बात करते समय बहुत खुश थी, फिर वो वहां से कब्रिस्तान कैसे पहुंच गई? वहां पर जाकर उनकी मौत कैसे हो गई, वो भी इतनी भयानक और अजीब? उसके पिता और मां बहुत शोक में थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ दिन गुजरे। टीना की बुआ कमना, जो कि गांव के दूसरे छोर पर रहती थी, वो भी अपनी भतीजी की मौत से बहुत गम में थी। इस कारोबार के चक्कर में मैं अपने परिवार से कितनी दूर हो गई। काश मैं भी इशिता के साथ गांव चली जाती तो शायद उसकी मौत नहीं होती। मैं उसका ध्यान रखती। कंगना उस घर में अकेले रहती थी।
क्योंकि उनका पुश्तैनी कारखाना वो ही संभाल रही थी। उस कारखाने में 40 कर्मचारी काम करते थे, इसीलिए उसे वहां अकेले ही रहना पड़ता था। बुआ जी, आप यहाँ कुछ दिन के लिए आ जाइए। टीना, मुझे भी बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए मेरे पास रुकने आ जाओ। हाँ बुआ, मैं कल ही आपके पास आ जाती हूँ। ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी कंगना को बाहर से वही बैंड बाजे की आवाजें सुनाई दी। टीना, 1 मिनट कॉल मत काटना, ठीक है? कंगना खिड़की को बंद करने के लिए जैसे ही खिड़की पर पहुंची तो आवाज बंद हो गई। कमाल है, अभी तो कितनी तेज आवाजें आ रही थी और अब यहाँ कोई है ही नहीं। बुआ, आप किन आवाजों की बातें कर रही हैं? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। अरे, इतनी तेज बैंड बाजे की आवाज तो आ रही थी, तुमने कैसे नहीं सुनी? इसलिए तो मैं खिड़की बंद करने वाली थी। बुआ, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। खैर छोड़िए, मैं कल आपके यहाँ आ रही हूँ। ठीक है। कंगना किचन में गई और उसने अपने लिए चाय बनाई। उसके बाद घर के बरामदे में बैठकर चुस्की लेने लगी। तभी उसको फिर से वही आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज फिर से? उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर सामने वाली गली से 4 आदमी अपने कंधे पर डोली उठाए आ रहे हैं। अरे ये क्या? बजाने वाला तो है नहीं, फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वो उन चारों को गौर से देख रही थी। तभी एक कौवा आकर उसके कंधे पर बैठा और वो चौंकते हुए उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में पकड़ा कप भी जमीन पर गिरकर टूट पड़ा। अरे! उसने कप को उठाया और सामने देखा तो अब वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। ये क्या हो रहा है? ये लोग बार बार कहाँ गायब हो जाते हैं? अब कंगना को बहुत हैरानी हुई। ये दूसरी बार था कि उसको डोली नजर आई थी। वो कारखाने गई और फिर अपना काम निपटाकर वापस आई। रात 8 बजे उसने डिनर किया और तभी अचानक से लाइट चली गई। अरे, इसको क्या हुआ? तभी अंधेरे में उसने देखा कि उसके सामने वाली कुर्सी पर कोई बैठा है। कौन है? उसने स्विच ऑन किए तो अब घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसने माथे पर आए पसीने साफ किए। ये मुझे क्या हो रहा है? कभी डोली दिख रही है तो कभी कोई और। उसने नींद की गोली ली और फिर अपने बेडरूम में पहुंची। उसे सोए हुए अभी कुछ समय हुआ ही था, तभी उसके शरीर पर ओढ़ी चादर अपने आप उतर गई, जिसका उसे जरा भी पता नहीं था। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और उसकी आंख खुल गई। कौन है? वो आवाज को सुनते हुए घर से निकली तो उसने पाया कि एक लाल जोड़े वाली लड़की पेड़ के नीचे बैठी रो रही है। अरे, कौन हो तुम? क्यों रो रही हो? कंगना उसकी तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी उसको फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। उसने देखा सामने से वही 4 आदमी डोली लिए आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनकी रफ्तार तेज थी, जिन्हें देखकर कंगना डर गई। वो डर गई और घर की तरफ भागी ही थी कि तभी उन चारों ने उसे उठा लिया। छोड़ो मुझे! उन चारों ने कंगना को भी डोली के अंदर डाला और फिर उसे लेकर चल दिए। और वो औरत बैठी हुई अब जोर जोर से हंसने लगी। वो चारों उसे उठाकर चल दिए। बाहर से बैंड बाजे की आवाज आ रही थी, लेकिन बजाने वाला कोई नहीं था। कंगना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने डोली से झांक कर देखा तो उसको सामने ही रतनगढ़ का कब्रिस्तान नजर आ रहा था। ये तो दादाजी का गांव रतनगढ़ है। लेकिन मैं यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गई? वो चारों उसको लेकर कब्रिस्तान के अंदर चले गए। उन्होंने उसे जमीन पर लिटा दिया और फिर खड़े होकर उसे देखने लगे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कौन हो तुम लोग? वो उसे घूर रहे थे। उनकी लाल चमकती भयानक आंखें कंगना देख पा रही थी। वो उठना चाहती थी,
लेकिन उसके हाथ और पैर अजीब ढंग से जाम हो गए, जैसे वो उसके काबू में ही ना हो। उसने देखा कि वो चारों आदमी एक मुर्दे को उठाकर उसके पास लेकर आ रहे हैं। उस मुर्दे की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने मुर्दे को लाकर कंगना के ऊपर डाल दिया। कंगना को उसके शरीर की बांस बहुत बुरी तरह से आ रही थी। कंगना का हाल बहुत बुरा था। वो कुछ करती इससे पहले ही वो चारों भी उसके करीब पहुंचे और उसकी भी चीख कब्रिस्तान में गूंज गई। सुबह होने पर कब्रिस्तान के नेगहबान की नजर जब कंगना की लाश पर पड़ी तो उसका दिल दहल उठा। या अल्लाह! कुछ ही देर में गांव में ये बात आग की तरह फैल गई और फिर सभी वहां जमा हो गए। ये लड़की कौन है? गांव की तो नहीं लगती है। तभी मुखिया ने अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर ये तो छोटे ठाकुर की बहन कंगना है। उस समय टीना से मिलने उसका दोस्त रितेश भी घर आया हुआ था। तभी घर के टेलीफोन पर मुखिया का कॉल आया। हेलो। छोटे ठाकुर, आपके लिए बुरी खबर है। ये सुनकर रजनीश के पैरों तले जमीन निकल गई। अब ये चारों मधुपुर गांव से रतनगढ़ गांव के लिए निकल गए और वहां से घंटों का सफर करने के बाद रात के समय ये गांव पहुंचे। मुखिया जी, कहां है मेरी बहन? कंगना के घर वालों ने उसकी लाश देखी तो मानो इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बुआ जी! टीना बहुत जोरों से चिल्लाई और जमीन पर ढेर हो गई। अरे टीना, संभालो खुद को, होश में आओ। ये सब कैसे हुआ मुखिया जी? आज सुबह जब कब्रिस्तान का निगहबान उठा तो उसने कंगना की लाश को कब्रिस्तान में देखा। मैंने कंगना बिटिया को पहचाना और आपको जानकारी दी। शाम होने तक इन्होंने रतनगढ़ में ही कंगना का अंतिम संस्कार किया। क्रियाक्रम के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घरों को चले गए। टीना बेटा, चलो अब हम भी घर चलते हैं। पिताजी, पहले इशिता दीदी गई और अब बुआ। दोनों की मौत इसी गांव में हुई, एक ही जगह, एक ही तरह से, जबकि बुआ तो यहाँ थी भी नहीं। ये सब हो कैसे सकता है? बेटी, हम कर भी क्या सकते हैं। चलो यहां से चलते हैं। इस गांव में हमें कभी खुशियां नहीं मिल सकती। टीना को उसके पिता की बात समझ नहीं आई और ये सभी वापस से अपने घर आ गए। यहां आकर टीना ने रितेश से अकेले में काफी देर बात की और 10 बजे तक रितेश भी अपने घर चला गया। रात के समय टीना अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे भी बैंड बाजे की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज? उसने उठकर खिड़की से देखा तो सामने से डोली उठाए वही 4 आदमी आते हुए नजर आए। वो जल्दी से घर से निकल बाहर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। अजीब बात है, कहाँ गए वो लोग? तभी टीना ने अपने दिमाग पर जोर दिया। उसको कुछ ध्यान आया और उसने तभी रितेश को कॉल लगाया। हेलो रितेश। हाँ टीना, क्या तुम मेरे घर आ सकते हो अभी? इस टाइम कुछ खास? हाँ, तुम्हें कुछ बताना है। ठीक है, आता हूं। रितेश अपने घर से निकला और टीना के पास पहुंचा। हाँ टीना, बताओ, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? सबसे पहली डेथ इशिता दी की हुई। डेथ से पहले कॉल पर उन्होंने बताया था कि उन्होंने कुछ आदमियों को डोली ले जाते हुए देखा है। उन्हें बैंड बाजे की तेज आवाज सुनाई दी थी। तो उसके बाद दूसरी मौत हुई कंगना बुआ की, और जब वो मुझसे बात कर रही थी तो उनको भी डोली ले जाते हुए 4 आदमी नजर आए थे। क्या? ये कैसे हो सकता है? और इन दोनों डेथ में एक बात और कॉमन है, दोनों की लाश कब्रिस्तान में पाई गई थी और उस रात कब्रिस्तान की एक कब्र से एक मुर्दा बाहर था। और तुमको एक और बात बताऊं? क्या? अभी कुछ देर पहले मुझे भी बैंड बाजे की आवाज सुनाई दे रही थी और वो 4 डोली वाले आदमी भी नजर आए थे। ओह माय गॉड! रतनगढ़ गांव में कुछ तो ऐसा है जो हमें पता होना चाहिए, जिसके बारे में पिताजी भी बात नहीं करना चाहते। हाँ टीना, तुम ठीक कहती हो। हम लोग सुबह ही रतनगढ़ गांव जाएंगे
और पता लगाएंगे कि उस डोली और कब्रिस्तान का क्या रहस्य है। अगली सुबह ये दोनों किसी को बताए बिना रतनगढ़ पहुंच गए। अरे टीना बिटिया, तुम यहां? मुखिया जी, आप हमारी हवेली के बारे में क्या जानते हैं? ये सुनकर मुखिया ने टीना को हैरानी से देखा। लेकिन तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? मुखिया जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। डोली, कब्रिस्तान और 4 आदमी, इन तीनों से जुड़ी कोई ऐसी घटना है जिसके बारे में आप जानते हैं? ये सुनकर मुखिया ने लंबी सांस भरी। बेटी, बड़े लोगों के घर जो कुछ भी होता है उस पर पर्दा डालने वाले बहुत होते हैं। पैसे की शक्ति इंसान को गूंगा कर देती है। मुखिया जी, प्लीज बता दीजिए, वरना मेरी भी मौत हो जाएगी। मुझे भी अब वो डोली ले जाते हुए 4 आदमी दिखने लगे हैं। ये सुनकर अब मुखिया हैरान रह गया और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। 8 साल पहले तुम्हारे चाचा ठाकुर भानु प्रताप और उनकी बीवी इस हवेली में रहते थे। वो किसी चिंता के चलते परेशान थे। न जाने उन्हें क्या सूझी, वो यहां से पटना पहुंचे, बिहार की राजधानी, और वहां पर वो दाखिल हुए एक छोटे से घर में। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। कहिए ठाकुर साहब, आप इतने बड़े ठाकुर होकर हमारे घर आए हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आपका आदर सत्कार कैसे करें। उसकी कोई जरूरत नहीं है। बस तुम अपनी इस प्यारी सी बेटी को हमारे साथ भेज दो, इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। पिताजी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रहे हैं? अरे रागिनी बेटी, ऐसे नहीं बोलते। गांव में तो वैसे भी मुखिया लड़कियों को शहरी लोगों को बेच देता है। हाँ बेटा, तुम्हारे गांव में लड़कियों को बेच दिया जाता है शहरी लोगों को। यहां रहोगी तो लोगों की गंदी नजर तुम पर रहेगी। हमारे साथ चलो, हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, घर पर रानी बनाकर रखेंगे। रागिनी जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके माता पिता ने उसे ठाकुर के साथ भेज दिया। ठाकुर भानु प्रताप रागिनी को रतनगढ़ ले आए। ये घर तो बहुत बड़ा है। क्या अब ये घर हमारा है? हाँ बेटा, अब यही तुम्हारा घर है, और आज से मुझे माँ और इनको पिताजी कहना, ठीक है? ठाकुर के घर आकर रागिनी बहुत खुश थी और ठाकुर और ठकुरायन उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक रात वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। रागिनी बेटी, आओ मैं तुमको तैयार कर देती हूँ। तैयार? इतनी रात में? किस लिए माँ? बेटी, आज तुम दुल्हन बनने वाली हो। दुल्हन बनने वाली हूँ? वो तो तब बनते हैं ना जब शादी होती है। हाँ, तुम्हारी शादी होने वाली है आज। तो मेरा दूल्हा कहाँ है? तुम्हारा दूल्हा भी तुमको मिल ही जाएगा। चलो, अब तैयार हो जाओ। ठकुरायन ने रागिनी को तैयार किया और उसे दुल्हन बनाया। फिर 4 आदमी एक डोली लेकर आए और फिर उसे डोली में बैठा कर ले चले। रागिनी ने बाहर झांक कर देखा तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। यहाँ कितना सन्नाटा है। ये लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? अगर मेरा दूल्हा है तो मुझे घोड़ी पर लेने क्यों नहीं आया? कुछ देर बाद वो चारों उसको कब्रिस्तान के अंदर ले गए और अंदर पहुंचते ही अब रागिनी का डर दुगुना हो गया। ये आप लोग मुझे कब्रिस्तान में क्यों ले आए? बाहर निकलो। रागिनी बाहर निकली तो उसने सामने भानु प्रताप को एक तांत्रिक के साथ बैठे देखा। पिताजी, आप? उसे देखकर रागिनी की थोड़ी हिम्मत बढ़ी थी, लेकिन भानु प्रताप ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तांत्रिक ने उन चारों आदमियों को इशारा कर दिया और इन्होंने रागिनी को जमीन पर लिटा दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? जमीन में 4 खूंटे गाड़ दिए गए, जिनसे रागिनी के चारों हाथों और पैरों को बांध दिया गया था। वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती थी। तभी उन लोगों ने कब्र से एक मुर्दा निकाला और उसे रागिनी के ऊपर डाल दिया। रागिनी का डर अपनी चरम सीमा पर था। मुर्दे की हालत बहुत खराब थी, जिस वजह से वो बहुत भयानक दिख रहा था। बाबा, अब तो हमारे ऊपर लगा संतानहीनता का दोष हट जाएगा। इधर ठकुरायन अपने घर में बैठी हुई पुरानी बात याद कर रही थी, जब वो अपने बेऔलादा होने से परेशान हो रहे थे।
तुम्हारी औलाद हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक विधि करनी पड़ेगी। कौन सी विधि बाबा? इधर रागिनी चीख रही थी, लेकिन ठाकुर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी क्रिया के मुताबिक अब तांत्रिक मंत्र पढ़ने उसके पास बैठ गया था, लेकिन अब रागिनी बहुत जोरों से चीख चिल्ला रही थी। पिताजी, मुझे यहाँ से उठाओ। पिताजी, मुझे यहाँ से ले चलो। उसका पूरा बदन पसीने से सराबोर हो गया था। और फिर अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। उसकी परवाह किए बिना तांत्रिक मंत्र पढ़े जा रहा था। काफी देर बाद मंत्र पूर्ण हुआ। अब इस मुर्दे को इससे हटा दो। उन चारों आदमियों ने मुर्दे को रागिनी के ऊपर से हटाया तो रागिनी मर चुकी थी। अरे, ये तो मृत हो चुकी है। ये तो अनर्थ हो गया। क्या हुआ बाबा? ये मर कैसे गई? ये मुझे नहीं पता। लगता है इसको गहरा सदमा लग गया होगा। तो वो क्रिया तो हो चुकी ना बाबा? नहीं, वो क्रिया नहीं हुई है। इसका जिंदा रहना जरूरी था। नहीं। ये सुनकर टीना और रितेश दोनों ही हैरान रह गए। फिर आगे क्या हुआ अंकल? उसके बाद एक एक करके वो चारों आदमी मारे गए और फिर एक रात ठाकुर और ठकुरायण दोनों की लाश कब्रिस्तान में उसी तरह पाई गई जिस तरह से कंगना और इशिता की मौत हुई। उसने शायद उन्हीं 4 आदमियों की आत्मा को बंधी बना लिया है। इसे रोकना कैसे है, ये जानने के लिए हमें रागिनी के माता पिता से मिलना पड़ेगा। रितेश और टीना बिना देरी किए अब बिहार के लिए निकल गए और फिर वहां बहुत ज्यादा मेहनत के बाद ये एक घर में पहुंचे। जी, मेरा नाम टीना है। मुझे एक लड़की के घर की तलाश है। किसके? जी, उसका नाम रागिनी था। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसे मेरे चाचा भानु प्रताप इस गांव से अपने गांव रतनगढ़ ले गए थे। हमें उसके माता पिता से मिलना है। कहाँ है रागिनी? मेरी रागिनी कहाँ है? क्या आप ही उसके? हाँ, वो हमारी ही बेटी है। भानु प्रताप ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और कहा था कि साल में एक बार यहाँ उसे लेकर आया करेगा, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था उसमें से एक भी काम नहीं किया। ये सुनकर टीना को बहुत बुरा लगा। आंटी जी, अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसको सुनकर आप हिम्मत रखना। क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ है मेरी बेटी? अब रितेश ने उन दोनों को उनकी बेटी रागिनी के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत बुरी तरह से विलाप करने लगे। इस तरफ रजनीश और पल्लवी बहुत ज्यादा परेशान थे। ये टीना कहाँ चली गई? न कॉल लग रहा है, न खुद फोन कर रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कहाँ है वो। इन दोनों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली, क्योंकि वो तो गांव में थी ही नहीं। इसी तरह रात के 9 बज गए और दरवाजा खुला। अरे टीना बेटी! पल्लवी ने टीना को गले से लगा लिया। कहाँ गई थी तुम? पता है हम कितना परेशान थे। गलती हो गई पापा, अब नहीं जाऊंगी। ये कहकर टीना अपने कमरे में चली गई और उसका सीधा स्वर इन दोनों को ही काफी अजीब लगा। रात तकरीबन 1 बजे टीना को बहुत जोरों की बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से वो चौंकती हुई नींद से जागी। आवाज अब बढ़ती जा रही थी, जबकि वो आवाज रजनीश और पल्लवी को सुनाई नहीं दे रही थी। टीना न जाने क्यों सब कुछ जानते हुए भी घर से बाहर निकली, जहां पहले ही वो चारों आदमी डोली लिए खड़े थे। उन्होंने टीना को भी डोली में बैठाया और उसे लेकर चल दिए। टीना डोली से निकलने की जरा भी कोशिश नहीं कर रही थी, जैसे उसे पता हो उसका अंत निश्चित है। कब्रिस्तान में ले जाने के बाद उन्होंने टीना को जमीन पर लिटा दिया और फिर रागिनी की आत्मा उसे नजर आई। इसी तरह मैं भी कब्रिस्तान में पड़ी थी। एक 17 साल की सीधी सादी लड़की। कितना भयानक रहा होगा मेरे लिए ये सब देखना। लेकिन वो क्रूर आदमी अपने फायदे के लिए मेरे साथ ये भयानक क्रिया कर रहा था। उसने एक कब्र की तरफ अपनी उंगली की। उसके अंदर एक मुर्दा पड़ा नजर आया।
वो मुर्दा हवा में ऊपर उठ ही रहा था कि तभी रितेश वहां पर रागिनी के माता पिता को लेकर पहुंचा। नहीं रागिनी बेटी, रुक जाओ। नहीं रागिनी बेटी, रुक जाओ। मेरे माता पिता मेरे सामने हैं, लेकिन मैं उनको गले तक नहीं लगा सकती। और ये सब हुआ उस भानु प्रताप की वजह से। बेटी, तुम ये गलत कर रही हो। क्या गलत है माँ? जो मेरे साथ उसने किया, क्या वो ठीक था? रात में मुझे यहाँ कब्रिस्तान में लाया गया, मेरे ऊपर मुर्दा डाला गया, वो सब कितना भयानक था। अब मैंने फैसला कर लिया है कि इनके खानदान की हर एक लड़की यही सब देखेगी जो भयानक मंजर मैंने देखा था। वही सब इस खानदान की हर एक लड़की पीढ़ी दर पीढ़ी देखती रहेगी और मरती रहेगी। रागिनी, तुम्हारे साथ जो कुछ किया था टीना के चाचा और चाची ने किया था। उनको तुम मार चुकी हो, लेकिन अब तुम हर पीढ़ी की लड़की को मारती रहोगी, तो ये बहुत गलत होगा, बहुत नाइंसाफी होगी। नहीं, मैं नहीं रुकने वाली पिताजी। ये कहकर उसने अपना हाथ उठाया और उसके साथ ही वो मुर्दा उठकर टीना की तरफ बढ़ने लगा। तभी टीना के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। माफ कर दो रागिनी, चाहे तो हमारी जान ले लो, लेकिन हमारी बेटी को छोड़ दो। उन्हें अपने सामने झुकता देखकर रागिनी हैरान रह गई। रागिनी बेटी, हम तुमको ऐसे आत्मा बनकर भटकते हुए नहीं देख सकते। तुमने अपना बदला ले लिया है, अब किसी की हत्या नहीं करोगी, किसी को सजा नहीं दोगी। यही हमारी तुमसे आखिरी ख्वाहिश है। ये सुनकर रागिनी रो पड़ी और वो मुर्दा वापस से कब्र में पहुंच गया। मैं जा रही हूं मां, लेकिन मैं वापस आऊंगी, फिर से आपकी बेटी बनकर। ये कहकर रागिनी और वो चारों आदमी वहां से गायब हो गए। टीना उठो। रितेश ने टीना को उठाया और इस भयानक रात का अंत हुआ। रागिनी के माता पिता को रजनीश ने अपने साथ अपने ही घर में रख लिया और उसके बाद मौत की वो डोली कभी किसी को नजर नहीं आई।